क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मून को किसने बनाया? नेचर ने, एलियंस ने या फिर खुद इंसानों ने? और क्या सच में मून पर कोई भी नहीं है? वेल, हेलो एवरीवन, दिस इज हैप्पी और आज मैं मूनफॉल मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अपोलो 11 के लॉन्चिंग और मून लैंडिंग का रियल फुटेज दिखाने के बाद कहानी की शुरुआत होती है 2011 के एक स्पेस मिशन को दिखाते हुए, जहां 3 लोगों की एक क्रू किसी सैटेलाइट को रिपेयर कर रही होती है। इस क्रू के मेंबर थे ब्रायन हापर, जो फाउलर और मार्कस। जो ब्रायन और मार्कस को अंदर से नेविगेट कर रही होती है और ये दोनों बाहर रिपेयरिंग का काम कर रहे होते हैं। इसी दौरान मार्कस की नजर ब्रायन के पीछे से आती हुई एक अजीब सी चीज पर पड़ती है। इस मूवी में इस अजीब सी चीज को स्वॉर्म कहा गया है। ये स्वॉर्म इनके स्पेस शटल से टकराता हुआ सीधा मून के एक मैरी क्रूजियम नाम के जगह पर गिरता है। टकराव की वजह से इनका स्पेस शटल काफी तेजी से घूमने लगता है और इस क्रू का मेंबर मार्कस दूर स्पेस में कहीं ड्रिफ्ट हो जाता है। हालांकि इंजन फेल होने के बाद भी ब्रायन सही सलामत जो के साथ वो शटल अर्थ पर लैंड करता है और ये सारी बातें नासा को बताता है, पर नासा वाले ब्रायन की इस बात को झुठला देते हैं और करीब 18 महीने तक इन्वेस्टिगेट करने के बाद इस हादसे का कारण एक ह्यूमन एरर बता दिया जाता है और ब्रायन को नासा से हटा दिया जाता है, जो भी उसकी हेल्प नहीं कर पाती क्योंकि उस टाइम वो बेहोश हो चुकी थी और उसने इस हादसे को अपनी आंखों से नहीं देखा था, इसीलिए उसका कोई भी बयान मायने नहीं रखता। अब इस घटना के 10 साल बाद हम केसी हाउसमैन नाम के एक मेगा स्ट्रक्चरिस्ट को देखते हैं, जिसे लगता है कि मून एक मेगा स्ट्रक्चर है और उसे एलियंस ने बनाया है। इसी सिलसिले में केसी चोरी छिपे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक प्रोफेसर के ऑफिस में घुसता है और वहां से मून के ऑर्बिट के पिछले रात का टेलीस्कोपिक डाटा अपने मेल पर फॉरवर्ड करवा लेता है। जब केसी इस डाटा को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि मून अपना ऑर्बिट शिफ्ट कर रहा है, वो धीरे धीरे अर्थ के करीब आता जा रहा है। अब केसी की थियरी पक्की होती जा रही थी क्योंकि स्पेस में कोई भी नेचुरल बॉडी खुद ब खुद अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकती, इसीलिए हो न हो मून एक मेगा स्ट्रक्चर है, उसे किसी ने बनाया है। वो ये इन्फॉर्मेशन नासा तक पहुंचाने की कोशिश करता है, पर नासा की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता। इसीलिए केसी अपने रिसर्च पेपर्स लेकर ब्रायन हापर से मिलने के लिए जाता है और उसे ये सारी बातें बताता है, पर ब्रायन उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और उसे वहां से भगा देता है। वहीं देर रात जो को नासा से कॉल आता है और वो जॉनसन स्पेस स्टेशन पहुंचती है। दरअसल नासा वालों ने भी अब पता लगा लिया था कि मून अपनी ऑर्बिट शिफ्ट कर रहा है, साथ ही उन्हें मून के मैरी क्रूजियम जगह पर एक गड्ढा दिखाई देता है जिसमें से कुछ टाइम के लिए धुआं निकल रहा था। वेल, ये मैरी क्रूजियम वही जगह है जहां पर आज से 10 साल पहले वो स्वॉर्म लैंड हुआ था। इधर ब्रायन की पत्नी उसे कॉल करती है और टीवी खोलने को कहती है। दरअसल ब्रायन के बेटे सनी को पुलिस ने ओवर स्पीडिंग और ड्रग्स की वजह से अरेस्ट कर लिया होता है। ब्रायन को नासा से निकालने के बाद उसकी पत्नी ब्रेंडा से डाइवोर्स हो गया और ब्रेंडा ने टॉम नाम के एक आदमी से शादी कर ली जो कि एक बहुत बड़े कार कंपनी का मालिक है। पर अब भी इन दोनों के बीच अच्छी बातचीत होती है। अगले दिन सनी की कोर्ट में हियरिंग होती है और ब्रायन भी वहाँ होता है, पर उसके मिसबिहेव की वजह से सनी का केस एक हफ्ते के लिए टाल दिया जाता है और उसे वापस से जेल में डाल दिया जाता है। उधर जो अपने चीफ से मून शिफ्टिंग के बारे में सारी बातें बताती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अगर मून ऐसे ही नजदीक आता गया तो 3 हफ्ते के अंदर अंदर वो अर्थ से टकरा जाएगा। चीफ ये खबर गुप्त रखने का ऑर्डर देते हैं, पर अब तक केसी ने ये खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवा दी होती है और पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि मून गिरने वाला है। नासा तुरंत यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर 3 लोगों की एक क्रू के साथ एक मून मिशन लॉन्च करता है और इस लॉन्चिंग के बाद पूरे शहर में लूटपाट मच जाती है। लोग शहर छोड़कर भागने लगते हैं। ये सारी चीजें न्यूज पर देखने के बाद ब्रायन केसी से मिलने के लिए जाता है और वहां पर केसी ब्रायन से कहता है कि उसने काफी सालों तक मून की स्टडी की है और उसे पता चला है कि मून एक मेगा स्ट्रक्चर है और हर मेगा स्ट्रक्चर के कोल में एक छोटा सा चमकीला स्टार होता है जो उसे एनर्जी देता है और हो न हो मून के अंदर के स्टार के साथ कुछ गड़बड़ी है, इसीलिए वो अपना ऑर्बिट शिफ्ट कर रहा है। ना चाहते हुए भी ब्रायन को उस पर भरोसा करना पड़ता है क्योंकि अभी केसी की जैसी हालत है, ठीक 10 साल पहले ब्रायन भी ऐसी हालत में था जब नासा वालों ने उसकी बात झुठला दी थी। उधर वो क्रू मून के मैरी क्रूजियम जगह पर सही सलामत पहुंचने के बाद एक प्रोब को उस गड्ढे के अंदर गिराते हैं और तब जो और बाकी जो अर्थ से उन्हें नेविगेट कर रहे थे उन्हें पता चलता है कि ये गड्ढा मून के 25 किलोमीटर अंदर तक है और वहां तक जाने के बाद वो प्रोब वापस ऊपर आने लगता है। थोड़ी ही देर बाद वो स्वॉर्म जो 10 साल पहले ब्रायन और से टकराया था उस गड्ढे से निकलता है और एक मशीन
मशीन की तरह पूरे क्रू पर हमला कर देता है। ये सारी चीजें जो और बाकी अपने मॉनिटर पर देख पा रहे थे। यहाँ जो एक चीज नोटिस करती है कि जब वो स्वॉर्म मून से बाहर था तब मून अपनी पुरानी ऑर्बिट में वापस जाने लगा था, पर जैसे ही वो वापस से मून के अंदर गया मून की ऑर्बिट शिफ्टिंग और तेज हो गई और इस वजह से पृथ्वी पर समुद्र का पानी अब शहर के अंदर घुस गया। नासा के साइंटिस्ट समझ चुके थे कि ये स्वॉर्म एक बहुत ही एडवांस्ड एआई है जो कि हमारी टेक्नोलॉजी से काफी आगे है। ये सब देखकर नासा के चीफ अपनी फैमिली को कॉल करके सामान पैक करने को कहते हैं और वहां से भागने की तैयारी करने लगते हैं। जो चीफ से सवाल करती है कि ऐसी कौन सी बात है जो नासा सबसे छुपा रहा है, क्योंकि 10 साल पहले भी ब्रायन की हियरिंग क्लोज कर दी गई थी और उस टाइम ब्रायन चांद के मैरी क्रूजियम जगह के बारे में ही बात कर रहा था। चीफ जो को अपना आईडी कार्ड देकर हॉल्डन फील्ड नाम के एक आदमी से मिलने को कहते हैं, साथ ही वो उसे अपनी पोजीशन भी दे देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। जो हॉल्डन फील्ड से मिलने के लिए जाती है और यहाँ पर उसके हाथ एक वीडियो फुटेज लगती है जो कि ब्रायन के स्पेस सूट के हेलमेट के कैमरे का था। इस वीडियो में जो देख पाती है कि उस दिन सच में वो स्वॉर्म उनकी शटल से टकराया था और ब्रायन जो भी कह रहा था वो सारी बातें सच थी। तभी वहां पर हॉल्डन फील्ड आते हैं और यहाँ एक और सच बाहर आता है। दरअसल 1969 में जो अपोलो मिशन लॉन्च किया गया था तो चांद पर पहुंचने के बाद 2 मिनट के लिए उसका कांटेक्ट अर्थ से टूट चुका था, पर यह सच नहीं है। नासा वालों ने जानबूझकर अपोलो से अर्थ का कांटेक्ट बंद कर दिया था क्योंकि वहां एस्ट्रोनॉट्स को चांद के अंदर से एक अजीब सी और चमकती हुई लाइट आती नजर आई थी। साथ ही हॉल्डन फील्ड जो से एक जुलो एक्सरे 7 जो कि एक ईएमपी डिवाइस है उसके बारे में बताते हैं, जो स्वॉर्म को जो कि एक एआई टेक्नोलॉजी है और हमसे कई गुना ज्यादा आगे है उसको रोकने के लिए बनाया गया था, पर बजट की वजह से उसे बंद कर दिया गया। आगे दिखाया जाता है कि मिलिट्री अब ये मिशन अपने अंदर लेना चाहती है और मून पर एक न्यूक्लियर अटैक करना चाहती है, जो उनसे ऐसा करने को मना करती है क्योंकि न्यूक्लियर अटैक के बाद चांद का सारा मलबा अर्थ पर ही गिरेगा। पर जो की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। जो का एक्स हस्बैंड डग जो कि मिलिट्री में काफी अच्छी पोस्ट पर है, वो जो से उनके बेटे को लेकर उनके साथ कोलोराडो चलने को कहती है जहां पर वो लोग एक मिलिट्री बंकर में सेफ रहेंगे। अपने बेटे से बात करते वक्त जो को एक स्पेस क्राफ्ट के बारे में ख्याल आता है जो कि म्यूजियम में पड़ा है। वो डग से कहकर जुलो एक्सरे 7 वो डिवाइस मंगाती है जिससे स्वॉर्म को खत्म किया जा सकता है। साथ ही जो मिलिट्री के कुछ लोगों के जरिए ब्रायन और केसी को बिल्डिंग से सही सलामत निकालकर स्पेस स्टेशन पर मिलती है। अब क्योंकि केसी की थियरी के हिसाब से मून एक मेगा स्ट्रक्चर है और उसके कोर में जो स्टार है उसी से उसे पावर मिलती है, तो जब उसे पता चलता है कि जब वो स्वॉर्म मून से बाहर आया था तब मून वापस से अपनी ऑर्बिट में जाने लगा था। केसी जो से कहता है कि वो स्वॉर्म उस स्टार के साथ कुछ कर रहा है जिससे कि मून अपना ऑर्बिट शिफ्ट कर रहा है, पर यहाँ जो केसी की बातों को इग्नोर कर देती है और ब्रायन से उनकी हेल्प करने को कहती है। दरअसल वो स्वॉर्म इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से स्पेसक्राफ्ट को डिटेक्ट कर लेता है और ब्रायन बिना पावर के शटल लैंड करने में माहिर है, इसीलिए जो एक मून मिशन करना चाहती है जिसमें वो उस जुलो एक्सरे 7 डिवाइस से चांद पर जाकर उस स्वॉर्म को खत्म कर देगी ताकि मून वापस से अपने ऑर्बिट में जा सके। और वो चाहती है कि ब्रायन इस मिशन में लीड करे और क्रू को मून पर ले जाए। ब्रायन इस मिशन के लिए हाँ कर देता है, पर बदले में वो जो से उसके बेटे सनी को जेल से छुड़ाने की मांग करता है। अब ये सारे उस स्पेस शटल को म्यूजियम से बाहर लाते हैं और ब्रायन 4 लोगों की एक क्रू के साथ मिशन का रोड मैप तैयार करता है। इस क्रू में 2 मिलिट्री के जवान भी शामिल होते हैं जो जुलो एक्सरे 7 बॉम्ब को एक्टिवेट करेंगे। सब कुछ सही चल रहा था। उस स्पेस शटल का तीसरा इंजन रिपेयर किया जा रहा था, पर तभी एक बहुत जोर का भूकंप आता है और इसकी वजह से रिपेयरिंग की तकनीक में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी आ जाती है, जिसे ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत थी और इसमें काफी टाइम भी चाहिए था। अब कहीं ना कहीं जो को ये मिशन इम्पॉसिबल सा लगने लगा क्योंकि केवल 2 इंजन के साथ शटल लॉन्च नहीं कर सकते थे। जो वहां काम कर रहे सभी वर्कर्स को कोलोराडो भेज देती है जहां वो सेफ रहेंगे और ये मिशन बंद कर देती है। वहीं इस भूकंप की वजह से केसी के हाथ एक बहुत बड़ी खबर लगती है। दरअसल मून के बढ़ते मास की वजह से वो कुछ ही देर बाद अर्थ के ठीक ऊपर होगा। तब मून की ग्रेविटी की मदद से 2 इंजन के साथ भी मून के ऑर्बिट में पहुंचा जा सकता है। केसी ये बात जो और ब्रायन को बताता है। अब क्योंकि जो ने पूरे क्रू को कोलोराडो भेज दिया, इसीलिए जो, ब्रायन और केसी खुद इस मिशन को करने वाले हैं। जो अपने बेटे जिमी और
उसकी केयर टेकर को उस जगह पर जाने के लिए रवाना कर देती है जहां उसके एक्स हस्बैंड डग उन्हें लेने के लिए आने वाले हैं और ब्रायन का बेटा सनी भी इन दोनों के साथ जा रहा है। अब ये तीनों अपने स्पेस सूट पहनकर शटल में बैठ चुके थे और लॉन्चिंग के लिए पूरी तरह से तैयार थे, पर तभी सुनामी की एक बहुत बड़ी लहर इनकी तरफ काफी तेजी से आने लगती है। हालांकि इन्हें लॉन्चिंग में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, पर फिर भी केवल 2 इंजनों के साथ मून की ग्रेविटी की मदद से ये लोग मून के ऑर्बिट में सही सलामत पहुंच जाते हैं। ऑर्बिट में पहुंचने के बाद ये लोग एक रोवर में वो जुलो एक्स-रे 7 बॉम्ब रखकर उस रोवर का पावर ऑन कर देते हैं ताकि वो स्वॉर्म बाहर आकर इस रोवर पर अटैक करे और ब्रायन उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर दे। पर यहाँ इसका उल्टा होता है, वो स्वॉर्म रोवर को डिटेक्ट करने की जगह इनकी शटल पर ही अटैक कर देता है। हालांकि ये लोग बच जाते हैं और स्वॉर्म वापस से गड्ढे के अंदर चला जाता है, पर यहाँ इन्हें पता चलता है कि वो स्वॉर्म केवल उसी इलेक्ट्रॉनिक चीज को डिटेक्ट कर सकता है जिसके अंदर कोई ऑर्गेनिक चीज हो, जैसे कि कोई इंसान। और क्योंकि उस रोवर के अंदर जिसमें बॉम्ब है उसमें कोई इंसान नहीं था, इसीलिए वो स्वॉर्म उसे डिटेक्ट नहीं कर पाया। जो ब्रायन से कहती है कि मिलिट्री वाले 2 घंटे के बाद न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने वाले हैं और अब क्योंकि इनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता, इसीलिए उस स्वॉर्म को मारने के लिए ये सभी उस गड्ढे के अंदर घुस जाते हैं और मून के 25 किलोमीटर तक अंदर जाने के बाद इन्हें मून के अंदर एक अलग मशीनों की दुनिया दिखाई पड़ती है जो कि अब तबाह हो चुकी थी। साथ ही यहाँ एक छोटा और चमकीला स्टार भी होता है, जिसका मतलब है कि मून एक मेगा स्ट्रक्चर है और उसे बनाया गया है और वो स्वॉर्म सच में उस स्टार की एनर्जी सोख रहा था, इसीलिए मून अपने ऑर्बिट से भटक गया। और यहाँ केसी की थियरी सच साबित होती है, वो काफी खुश होता है। इससे पहले कि ब्रायन कुछ कर पाता, एक इनविजिबल पावर इनकी शटल पर कंट्रोल कर लेती है और उस स्वॉर्म से बचाकर इन्हें एक चेंबर में ले आती है। पर स्वॉर्म के साथ चेजिंग के दौरान इनकी शटल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है और ये तीनों के तीनों अपने स्पेस सूट में बेहोश हो जाते हैं। वहीं हमें सनी और को दिखाया जाता है। स्पेस स्टेशन से निकलने के बाद रास्ते में लुटेरों की एक गैंग इनकी गाड़ी छीन लेती है, साथ ही वो फोन भी छीन लेती है जिससे जो के एक्स हस्बैंड डग से कांटेक्ट किया जा सकता था। सनी जिमी और उसकी केयर टेकर मिकेल के साथ अपनी मॉम के पास जाता है। वो लोग पहाड़ों में एक घर में छुपे थे, पर यहाँ पर आते ही इन सबको पता चलता है कि अब ऑक्सीजन धीरे धीरे घटने वाला है। सनी और उसके स्टेप डैड कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर का जुगाड़ करते हैं और ये सब मिलिट्री बेस के बंकर की तरफ निकल जाते हैं। और अब तक स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। मून अर्थ के काफी करीब आ चुका था और अर्थ पर लगातार कॉमेट्स की बारिश हो रही थी। इतने में फिर से एक बार लुटेरों की गैंग इनके पीछे पड़ जाती है ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए। हालांकि सनी उनसे पीछा छुड़ा लेता है, पर अब तक काफी देर हो चुकी थी, वो लोग मिलिट्री बेस तक नहीं पहुंच पाते। डग इन सबको किसी सेफ जगह पर छुप जाने को कह देता है क्योंकि वो लोग अब न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने की प्रोसेस में थे। तभी डग को पता चलता है कि उसकी एक्स वाइफ जो चांद पर है। सनी और बाकी एक गुफा में पहुंचने की कोशिश करते हैं, पर इस दौरान उसके स्टेप डैड टॉम ऑक्सीजन की कमी से मारे जाते हैं। वहीं जो और केसी जब होश में आते हैं तो देखते हैं कि ब्रायन वहां पर नहीं होता। ये लोग मून के अंदर भी काफी नॉर्मली सांस ले पा रहे थे। वहीं हमें ब्रायन को दिखाया जाता है जिसे मून की एआई सिस्टम से पता चलता है कि मून को हमारे पूर्वजों ने बनाया है। दरअसल आज से अरबों साल पहले हमारे पूर्वज जो गैलेक्सी के दूसरे छोर पर थे, वो आज के जमाने से काफी ज्यादा एडवांस थे और एआई की मदद से उन्होंने दूसरे प्लेनेट पर भी अपना घर बना लिया। पर एक दिन उन्हीं की एआईज ने एकजुट होकर जंग शुरू कर दी और इंसानी प्रजाति का वजूद मिटाने लगे। पर कुछ पूर्वज वहां से भागने में कामयाब रहे और गैलेक्सी के इस छोर पर आकर उन्होंने कुछ आर्टिफिशियल प्लेनेट बनाना शुरू कर दिया जिसे उनकी एआईज कंट्रोल करती थी। और उन्होंने हर प्लेनेट के अंदर एक स्टार डेवलप किया जो कि पूरे प्लेनेट को एनर्जी देती थी। पर काफी सालों बाद फिर से उन एआईज ने इन्हें ढूंढ निकाला और फिर से इन सबको खत्म कर दिया। ये एआईज केवल उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डिटेक्ट कर सकते थे जिसके अंदर कोई ऑर्गेनिक चीज हो, जैसे कि कोई इंसान। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने मून को खाली रखा। हमारे पूर्वजों ने मून को किसी ऐसे जगह को ढूंढने के लिए प्रोग्राम किया था जहां इंसानी जिंदगी पनप सके। जब मून ने हमारे सोलर सिस्टम को चुना और हमारी पृथ्वी तैयार हुई, तब हमारे पूर्वजों ने अपने डीएनए से यहाँ जिंदगी दी। उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी ताकि भविष्य में इंसानी जिंदगी फिर से पनप सके। ये स्वॉर्म जो मून के स्टार कोर को नुकसान पहुंचा रहा है, वो उन्हीं एआईज का एक पार्ट है। ये स्वॉर्म सीधा हमारे अर्थ पर भी हमला कर सकता था, पर इन्हें पता है कि अगर हमारा मून सही सलामत रहा तो फिर से यूनिवर्स के किसी जगह पर इंसानी जिंदगी शुरू कर सकता है। इसीलिए ये स्वॉर्म मून को तबाह कर रहा है।
मून का एआई ब्रायन और की शटल को पूरी तरह से अपग्रेड कर देता है, जिससे कि इनका शटल काफी तेज और मजबूत हो जाता है और ये तीनों स्वॉर्म को खत्म करने के लिए निकल जाते हैं। इधर मिलिट्री वाले न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने को पूरी तरह से तैयार थे, पर डग उन्हें लॉन्च नहीं करने देता क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी एक्स वाइफ जो पृथ्वी को बचा लेगी। वहीं जो और बाकी स्वॉर्म को मून के कोर से दूर ले जाकर उस बॉम्ब की मदद से खत्म कर देते हैं, पर इन सब में केसी को अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। जो ब्रायन के साथ सही सलामत अर्थ पर लैंड करती है और दोनों अपनी अपनी फैमिली से मिलते हैं। इन्होंने पूरी पृथ्वी को बचा लिया होता है। मून भी अब वापस से अपनी ऑर्बिट में जाने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता।